हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप इसको फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास, मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च टू हेल्प। हाँ जी, मुद्रा बैंक किसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन जैसे कि स्मॉल बिजनेस, मार्जिनल फार्मर्स, पुअर वुमेन और रूरल सेक्टर। तो करेक्ट आंसर जब मैं बात करता हूं यहां पर है स्मॉल बिजनेसेस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहिए। मुद्रा बैंक की जब मैं बात करता हूं तो मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। जी हाँ, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये हमारे पास एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 3 तरह के लोन जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई, शिशु, तरुण और किशोर। जी हाँ, मुद्रा बैंक माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी हमारे पास काम करता है एमएसएमई की हेल्प करने के लिए। एमएसएमई यानी हमारे पास माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे बिजनेसेस हैं, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एमएसएमई की हेल्प करने के लिए 2015 में हमारे पास मुद्रा बैंक नाम की एंटिटी को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें 3 तरह के लोन आप याद रखेंगे, शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है, 3 प्रकार के लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण, ये तीनों किसका पार्ट है? बहुत से एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ मुद्रा बैंक। ठीक है, मुद्रा बैंक के ये लोन है। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास एमएसएमई की हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है स्टूडेंट, द रेट ऑफ इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इंक्रीज इज कॉल्ड व्हाट? तो जैसा कि जैसे हमारे पास अमाउंट, जब जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपए है, एनुअल इनकम। किसी की लेट से 10 लाख रुपए है और किसी की हो सकता है कि 1 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी इनके ऊपर बढ़ना चाहिए। टैक्स भी उसी तरह से जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज नोन टू बी प्रोग्रेसिव टैक्स। देखिए, जो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होते हैं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं? बेस के ऊपर लगते हैं। ठीक है, और यहां पर समझने वाली बात बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे हमारे पास जो डायरेक्टली आप लोग गवर्नमेंट को पे करते हो, तो डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास हम इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे बेस बढ़ेगा तो उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट इज प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन वेयर एवरेज टैक्स बर्डन इंक्रीजेस विद इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो उसी तरह से हमारे पास जो टैक्स बर्डन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है उनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिनकी इनकम कम है, जिन फैमिलीज की इनकम कम है या जिन लोगों की इनकम बहुत कम है, उनको कम टैक्स पे करना पड़े। जनरली जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको हम रिग्रेसिव काइंड ऑफ नेचर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनका बर्डन प्रोपोर्शनेटली हमारे पास वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यानी कि याद रखेंगे, जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव काइंड ऑफ नेचर हैं, और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ नेचर। तो ये 2 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ जी, द फाउंडिंग फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है, उसके फादर के रूप में किसको कंसिडर किया जाता है? तो मैक्स वेबर। जी हाँ, मैक्स वेबर कंसिडर टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब यहां पर जब मैं थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करता हूं, ये जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, ये बेसिकली हमारे पास मैक्स वेबर द्वारा दी गई एक थ्योरी थी, जिसमें हमारे पास कहा गया था कि एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो एफिशिएंसी, हमारे पास इस तरह से एफिशिएंट सिस्टम के थ्रू काम करे और इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस को लेकर आए। ठीक है, एफिशिएंसी को लेकर आए और इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस। तो इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस होने की वजह से इसको इकोनॉमी में कई बार इसको लेकर सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपने याद रखना है कि मैक्स वेबर को हमारे पास फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कई बार कहकर एड्रेस किया जाता है। जी हाँ, याद रखेंगे, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी के रूप में कहकर एड्रेस किसको किया जाता है? मैक्स वेबर को। और इनकी थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लाइक आप किसी अच्छे लेवल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट से, रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर केप्ट इक्वल थ्रू द चेंज इन द लेवल ऑफ, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो इक्वल आपने रखना है, पहली बात तो ये। तो आपको किस में चेंज हमारे पास जो है लाना पड़ेगा, थ्रू द किसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा, बेसिकली सवाल ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है कंजप्शन। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए इन्वेस्टमेंट आप क्या करते हैं, जो सेविंग होती है वही तो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो सेविंग होगी वही आगे चलकर इन्वेस्टमेंट होगी। आप चाहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो इक्वल रहे। तो बेसिकली आप क्या करोगे, कंजप्शन हमारे पास क्या होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता रहता है। इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारे पास एक्सपेंडिचर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आप क्या चाहते हो कि एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाए ताकि सेविंग बरकरार रहे और फिर इन्वेस्टमेंट हो सके, सेविंग बरकरार रहे और इन्वेस्टमेंट हो सके। तो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि आप कंजप्शन को रिड्यूस कीजिए, यू हैव टू रिड्यूस कंजप्शन, ठीक है। सॉरी यहां पर मैं साइन थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे हमारे पास, कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाँ जी, जब इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई देगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन रिड्यूस करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमारे पास कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर टू बी केप्ट इक्वल, दैट इज कैन बी अचीव थ्रू द चेंज इन द लेवल ऑफ कंजप्शन। आई गेस ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो यहां पर आप देखिए, इन्वेस्टमेंट इज जनरली इक्वल टू द सेविंग। बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आप सेव करोगे वही तो आगे चलकर इन्वेस्ट करोगे। मान लीजिए मैंने लेट से अगर कुछ लेट 100 रुपए की इनकम जनरेट की, उसमें से मैंने लेट से 70 रुपीज खर्च दिए, 70 रुपीज खर्चने के बाद 30 रुपीज मेरे पास बचे, तो ये जो सेविंग है यही तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, ये जो 30 रुपीज मेरे पास बचे यही तो मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो अब यहां पर समझने वाली बात ये जो है कि जो मेरी सेविंग है वही मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि सेविंग को आपने और इन्वेस्टमेंट को आपने बरकरार रखना है। तो अल्टीमेटली मान लो कल को जो चीज 70 रुपए की मतलब ये 70 रुपए जो मैं खर्च रहा था, अगर इन महंगाई बढ़ रही है तो चीज महंगी हो रही होगी, तो मैं अब भी 70 रुपए ही खर्चूं, 70 रुपीज ही खर्चूं, ताकि 30 रुपए सेविंग बनी रहे और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट उतनी बनी रहे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर कंजप्शन के लेवल में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई गेस क्लैरिटी आपको हो गई होगी इस चीज को लेकर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है ट्रिकल डाउन थ्योरी। हमारे पास ट्रिकल डाउन थ्योरी को लेकर, ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन, हाँ जी, इकोनॉमिक ग्रोथ में किस चीज को ये इग्नोर करता है, बेसिकली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। देखिए ट्रिकल डाउन थ्योरी में हमारे पास जो है बिलीव दैट हाई इनकम अर्नर्स गेन एंड इंक्रीज इन सैलरी दैट एवरीवन इन द इकोनॉमी विल बी बेनिफिटेड। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से सुनना। इसमें कहा जाता है कि अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों को बहुत अच्छी खासी इनकम मिलती है तो उससे पूरे हमारे पास सेक्शन ऑफ सोसाइटी का फायदा होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको लेट से सैलरी पहले लाख रुपए मिल रही थी, 2 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाए, तो वो खर्चा भी बढ़ाएगा। अब वो पहले से ज्यादा कपड़े खरीदेगा, हो सकता है अपना खाना जो है वो एक्सपेंडिचर को लेकर वो बढ़ा दे। तो अल्टीमेटली जो कपड़े वो खरीद रहा है या फिर वो एंटरटेनमेंट की सुविधाओं के ऊपर भी पैसा खर्च करेगा, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, वहां के लोगों को पैसा मिलेगा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी इनकम बढ़ेगी क्योंकि टेक्सटाइल वो कपड़े ज्यादा खरीदेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर ट्रिकल डाउन जो इकोनॉमिक्स में है वो टर्म यूज की जाती है टू डिस्क्राइब द बिलीव दैट इफ हाई इनकम अर्नर्स गेन एंड इंक्रीज इन सैलरी, अगर जो ज्यादा इनकम कमाने वाले लोग हैं उनकी सैलरी इंक्रीज होती है तो इकोनॉमी में सबको बेनिफिट होता है। तो यहां पर ये चीज कही जाती है, लेकिन इसमें हम एक चीज छोड़ देते हैं, वो है हमारे पास इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर हम यहां पर बात करें, देखिए सवाल में आप फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो प्रॉपर अभी भी नहीं होगा, तो उस चीज को ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो इग्नोर कर देती है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको यहां पर ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में याद रखना है। ट्रिकल डाउन थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हाई इनकम अर्नर्स जो होते हैं उनकी जब सैलरी इंक्रीज होती है तो सोसाइटी के ज्यादातर, इकोनॉमी के ज्यादातर वर्ग को फायदा हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ, हाँ जी, आप रिक्रूट कीजिए और फिर उसके बाद जॉब से निकाल दीजिए। ये हमारे पास कहां देखने को मिलेगा, ये प्योरली देखने को मिलता है कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि बहुत बार हमें पता होता है जब हम किसी को जॉब पे रख रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इसको हमने कुछ समय के लिए ही जॉब पे रखना है, जब तक हमें जैसे
कैपिटलिज्म में बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास इकोनॉमिक साइकिल में कई बार एकदम से बूम आता है और फिर हमें पता है कि सीजन जाने के बाद फिर से थोड़ा सा मार्केट जो है थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो जब हमें पता है कि हमने किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया, जॉब पे रखा है, लेकिन हमने कुछ समय बाद उसको निकालना ही है, सो दैट इज कॉल्ड हायर एंड फायर। और ये हमें कहां देखने को मिलता है? जनरली इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जैसे यूएस और यूरोप वगैरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। तो थ्योरी बिलीव दैट मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत बार लोगों को टाइम टू टाइम जॉब पर हायर करना पड़ेगा, और वो केवल इसलिए होगा कि आप फ्यूचर में उनको जॉब से निकाल सके। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफएसडीसी। सो व्हाट इज एफएसडीसी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसको लेकर हमारे पास सवाल है, इट इज एन ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी डीलिंग विद मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई गवर्नर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एफएसडीसी बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है जब हम भारत की बात करते हैं, और पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे पास मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरीज के साथ डील करती है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कौन है? जैसे आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडीए है, इरडाई है, इन सब के साथ डील करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है, क्योंकि इसका चेयरमैन हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो करेक्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब मैं बात करता हूं एफएसडीसी की, तो एफएसडीसी को एस्टेब्लिश कब किया गया था? एफएसडीसी को एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। रघुराम राजन उस समय आरबीआई गवर्नर थे, जब इन्होंने रिकमेंडेशन दी 2008 में कि भारत में फाइनेंशियल सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें एक ऐसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो बाकी के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को, हाँ जी, एक तालमेल में बांध के रखे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में तालमेल बनाए रखे। तो इनकी रिकमेंडेशन पर ध्यान से सुनिएगा, रघुराम राजन जी की कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमारे पास 2010 में एफएसडीसी को एस्टेब्लिश किया गया। इन्होंने रिकमेंडेशन 2008 में हालांकि दी थी। और एफएसडीसी के चेयरमैन हमेशा कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यानी कि राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सप्लाई। अब यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जॉइंट सप्लाई को लेकर। तो पहला ऑप्शन है कॉफी एंड टी, दूसरा है इंक एंड पेन, तीसरा है टूथब्रश एंड पेस्ट, और चौथा है वूल एंड मटन। ज्यादातर बच्चे इसमें जो मैंने देखा है कि वो ऑप्शन नंबर ए के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं कॉफी एंड टी, जो बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर है वूल एंड मटन। जी हाँ, दोनों में आपस में कनेक्शन, एक बार जब हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा वूल और मटन दोनों कहां से आएगा? शीप से, भेड़ से। तो जॉइंट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक सोर्स से जहां पर आपको मल्टीपल जो है जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल हो जाए एक एक सिंगल सप्लाई से। तो हमारे पास जो शीप होती है, जो भेड़ होती है बेसिकली, वो उससे वूल भी मिलेगी, ठीक है, और उससे मटन भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जॉइंट सप्लाई। तो बेसिकली एक टर्म है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जॉइंट सप्लाई इज द इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू द प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट कैन यील्ड टू और मोर आउटपुट, दो या दो से ज्यादा। हाँ जी, क्लियर। सो मटन इसका एक अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि शीप से आपको मटन और वूल दोनों मिलते हुए दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। सो व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन डिमांड विद लार्ज चेंज इन प्राइस, ठीक है, हमारे पास डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन प्राइस में लगातार हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इस तरह की डिमांड को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। अब परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब, जैसे मैं यहां पर ध्यान से समझिएगा, सॉरी, यहां पर कहा जा रहा है कि डिमांड में कोई बदलाव नहीं हो रहा लेकिन प्राइस में बदलाव बहुत देखने को मिल रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या है? सॉल्ट, नमक। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, नमक आपके खाने का एक इंटीग्रल हिस्सा है। अगर मान लो आज की डेट में नमक मान लो 20 रुपए का मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 20 रुपए का मिल रहा है, अगर ये नमक 20 की बजाय लेट से कल को 80 रुपए का भी हो जाए, तब भी आप उतना ही नमक खाओगे जितना खा रहे थे। और ये कल को लेट से 5 रुपए का हो जाए, ठीक है, 20 रुपए से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर इसका प्राइस बढ़कर 80 रुपए हो जाए तब भी आप उतना ही नमक खाओगे। इसका प्राइस रिड्यूस होकर 5 हो जाए तब भी आप उतना ही नमक खाओगे, क्योंकि प्राइस से आप नमक खाना ज्यादा नहीं शुरू कर सकते अगर उसका प्राइस कम हो गया है।
अगर बढ़ गया है तो आप नमक खाना छोड़ भी नहीं सकते, सब्जी में जितना नमक चाहिए उतना तो डालोगे, खाने में जितना चाहिए तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इसका एक और परफेक्ट एग्जांपल होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब हमें बहुत से लोगों को, हमारे पास क्या होता है डेली लाइफ में, डेली कोई मेडिसिन खानी पड़ती है। अब मान लो वो मेडिसिन सस्ती हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक की बजाय 5 गोलियां खानी शुरू कर दूंगा। अगर वो मेडिसिन मान लीजिए महंगी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं मेडिसिन खानी छोड़ दूं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स या जो हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट यानी कि बीपी के जो पेशेंट्स हैं, अब उनकी मेडिसिन अगर महंगी भी हो जाए तो वो मेडिसिन खाएंगे ही खाएंगे। सस्ती हो गई तो ऐसा तो है नहीं कि वो 10 खानी शुरू कर देंगे। सो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जिनके प्राइस चेंज होने से, याद रखिएगा, जिनके प्राइस चेंज होने से हमारे पास कोई इंपैक्ट नहीं होता उनकी कंजप्शन पे। सो व्हेन देयर इज अ लार्ज चेंज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल बट नॉट इफेक्टिंग द डिमांड, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड हो गया, ड्रग्स हो गई, ड्रग्स का मतलब बेसिकली जो मेडिसिन हम डेली यूज करते हैं, डेली यूज होने वाली जो दवाइयां हैं वो इसमें हमारे पास शामिल की जाएंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है, विच इज द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, हाँ जी, जो बिजनेस को शुरू करता है। देखिए हमने पहले भी इकोनॉमिक्स में बात की है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए, किसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? मालिक। अब मालिक सुपरविजन के लिए भी किसी को रख सकता है, मैनेजमेंट के लिए भी किसी को रख सकता है, मार्केटिंग के लिए भी किसी को रख सकता है। लेकिन क्या रिस्क बियर करने के लिए कि जो नुकसान होगा तुम मेरी जगह तुम सेल हो, ऐसा रख सकता है? नहीं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो आप समझ जाओगे कि अपने बिहाव पे घाटा सहने के लिए वो किसी और को नहीं रख सकता। सबसे मोस्ट असेंशियल फंक्शन जो एंटरप्रेन्योर को होता है वो रिस्क बियरिंग होता है। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करें, तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि पेपर में फोकस हमारा बना रहे। तो ये थे स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई गेस आपको समझ आ गए होंगे। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।